अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। आइए सुनते हैं दश्ते जिनू किस्त नंबर 64। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। वो दोनों साए दीवार के साथ साथ रेंगते हुए पिछली तरफ जा रहे थे। पिछली तरफ भी दरवाजा था और तकरीबन 10 फीट खुली जगह इसके बाद दीवार थी और इसके साथ पिछली तरफ का बंगला था। नायला ने बड़ी आस्तगी से सुल्ताना को जगाया, होंठों पर उंगली रखकर इसे खामोश रहने का इशारा किया और इसके करीब झुकते हुए सरगोशी में से सूरत-ए-हाल से आगाह करने लगी। वो दो आदमी हैं, इनके पास असला भी है और वो पिछले दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। मेरा ख्याल है पिछला दरवाजा किसी तरह खोलने की कोशिश करेंगे, हमें इनके इस्तकबाल के लिए वहां मौजूद होना चाहिए। सुल्ताना ने सर को एक दो झटके दिए, नींद काफूर हो चुकी थी। इसने तकिए के नीचे से अपना पिस्तौल निकाला और पलंग से उतर आई। दोनों नंगे पैर बड़ी आस्तगी से चलती हुई कमरे से निकलकर टीवी लाउंज में आ गई। यहाँ भी फर्श पर कालीन बिछा हुआ था, इसलिए इनके चलने से मामूली सी आवाज भी पैदा नहीं हो रही थी। वो लाउंज से निकलकर उस राहदारी में आ गई जिसके इख्तिताम पर अकबी दरवाजा था। वो दोनों दरवाजे के करीब दीवार से चिपक कर खड़ी हो गई। अगर दरवाजा खुलता तो इसकी आड़ में रहती। दरवाजे पर बहुत हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। साफ लग रहा था जैसे कोई ताले में चाबी लगाने की कोशिश कर रहा हो। नायला ने ऊपर देखा, ऊपर का बोर्ड लगा हुआ था। अगर ताला खुल भी जाता तो इस बोर्ड की वजह से दरवाजे को बाहर से खोलना आसान न होता। नायला चलने में कुछ सोचती रही, फिर इसने सुल्ताना का हाथ दबाकर इशारा किया। दोनों दबे कदमों चलते हुए दोबारा लाउंज में आ गई। ये कौन हो सकते हैं? सुल्ताना ने सरगोशी में पूछा। चोर डाकू कोई भी हो सकते हैं, हम यहाँ बैठे इनके अंदर आने का इंतजार नहीं कर सकती, नायला ने कहा। अब्दुल कुद्दूस को जगा दिया जाए, सुल्ताना ने कहा। नहीं, नायला ने जवाब दिया, वो मकबूतुल हवास किस्म का आदमी है, कहीं शोर न मचा दे। हमें यहाँ खड़े रहने के बजाय बाहर निकलकर इन्हें घेरना होगा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? सुल्ताना ने इसे घूरा। मेरा दिमाग ठीक है, इनका दिमाग दुरुस्त करना पड़ेगा, नायला ने कहा। मैं तुम्हें बाहर निकलने का मशवरा नहीं दूंगी, सुल्ताना ने कहा। हम अंदर ज्यादा महफूज है। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें शोर मचा देना चाहिए ताकि वो भाग जाए। लेकिन अगर तुम्हें इनसे दो हाथ करने का शौक है तो इंतजार करो। अगर वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाए तो हम आसानी से इनकी गर्दन दबोच सकेंगी। बाहर खुली जगह निकलना हमारे लिए खतरनाक होगा। बात नायला की समझ में आ गई। वो दोनों एक बार फिर दबे कदमों चलती उस दरवाजे के करीब दीवार के साथ चिपक कर खड़ी हो गई। दरवाजे का ताला खुल गया था। अब दरवाजे के ऊपर वाले हिस्से पर कोई चीज फंसाकर इसे आहिस्ता आहिस्ता धक्का देते हुए चटखनी को उखाड़ने की कोशिश की जा रही थी। राहदारी के वस में रोशनी का बल्ब जल रहा था। इसकी रोशनी यहाँ तक पहुंच रही थी। नायला ने ऊपर से देखा, बाहर से दरवाजे में कोई चीज फंसाई गई थी जिससे दरवाजे को धक्का दिया जा रहा था। चटखनी ज्यादा मजबूत नहीं थी, इसमें लगी हुई कीलें आहिस्ता आहिस्ता उखड़ रही थी। नायला को समझने में देर नहीं लगी कि एक जोरदार झटके से चटखनी उखड़ जाएगी। इसने सुल्ताना की तरफ देखा। दोनों ने अपनी सांसें तक रोक रखी थी। नायला का अंदाजा दुरुस्त निकला। दरवाजे को जोरदार धक्का लगा, चटखनी उखड़ गई। इसके साथ ही दरवाजा 6-7 इंच के करीब खुल गया। बाहर जो कोई भी थे एकदम अंदर दाखिल नहीं हुए। गालिबन दरवाजा खुलने की आवाज का रद्देमल देखने के लिए रुक गए थे। सुल्ताना को तेज तेज सांसों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। तकरीबन 1 मिनट गुजर गया और फिर दफातन एक सरगोशियाना आवाज सुनाई दी। अंदर खामोशी है, मेरा ख्याल है किसी की आंख नहीं खुली, तो अंदर चलो। अब सोच क्या रहे हो? दूसरी आवाज सुनाई दी। इसके चंद ही सेकंड बाद दरवाजा हल्की सी चिरचिराहट के साथ ऐसा ऐसा खुल गया। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। इसकी पुश्त नायला वगैरह की तरफ थी, लेकिन साफ लग रहा था इसने चेहरे पर ढाटा बांध रखा था। इसने दोनों हाथों में क्लाशनिकोव राइफल पकड़ रखी थी। इसके फौरन बाद दूसरा आदमी अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में भी राइफल थी और चेहरे पर ढाटा बंधा हुआ था। वो दोनों जैसे ही 2 कदम आगे बढ़े, नायला ने सुल्ताना की तरफ देखते हुए इशारा किया। वो दोनों बेवक्त वक्त हरकत में आ गई। खबरदार, सुल्ताना के अलग से गुर्राहट निकली। राइफल फेंककर हाथ ऊपर उठा दो, वरना तुम दोनों के भेजे बाहर आ जाएंगे। नायला का पिस्तौल एक निकाबपोश की खोपड़ी से लगा हुआ था और सुल्ताना का पिस्तौल दूसरे निकाबपोश की खोपड़ी से। वो दोनों इस अचानक उफ्ताद पर उछल पड़े। इनका ख्याल था कि उन्होंने दरवाजा आसानी से खोल लिया था और इन्हें किसी किस्म की मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सूरत हाल इनकी तवक्को के खिलाफ साबित हुई थी। सुना नहीं तुमने? राइफलें फेंक दो, नायला खुर्राई। मेरा पिस्तौल शोर मचाना पसंद नहीं करता, मैं 3 तक गिनूंगी। अगर तुम लोगों ने राइफलें ना फेंकी तो दोनों की खोपड़ियां बेवक्त उड़ जाएंगी। नायला ने गिनती शुरू कर दी। सुल्ताना ने भी अपने शिकार की खोपड़ी पर पिस्तौल का दबाव बढ़ा दिया था। इसने पिस्तौल दोनों हाथों से थाम रखा था। नायला ने 2 कहा और इन दोनों ने राइफलें फेंक दी। नायला ने पैर की ठोकर से दरवाजा बंद कर दिया। गुड, वो बोली। अब जरा आगे बढ़ो, खुली जगह पर पहुंचकर तुमसे बात करेंगे। वो लाउंज में आ गए। नायला के इशारे पर सुल्ताना ने अपने शिकार की खोपड़ी से पिस्तौल हटा लिया और बारी बारी इन दोनों को लिबास थपथपाने लगी। वो इस बात का इत्मीनान कर लेना चाहती थी कि इनके पास पिस्तौल या रिवॉल्वर किस्म का कोई और हथियार तो नहीं था। अब जरा मुंह फेरकर खड़े हो जाओ और चेहरों से ये निकाब हटा दो, नायला ने हुक्म दिया। उनमें से एक पैंट शर्ट में था जबकि दूसरे ने शलवार कमीज पहन रखी थी। पैंट शर्ट वाला लंबे कद का मालिक था और दूसरा कदरे छोटे कद का। लंबे कद वाले को नायला ने कवर कर रखा था और शलवार कमीज वाला सुल्ताना के पिस्तौल की जद में था।
وہ دونوں ایسے ایسے گھومنے لگے، پھر اچانک بڑی تیزی سے دونوں کے ہاتھ بیک وقت حرکت میں آئے۔ نیلا اور سلطانہ میں سے کسی کو بھی اس اقدام کی توقع نہیں تھی۔ جھٹکا لگانے سے سلطانہ کا پستول کا ٹریگر دب گیا، اس کے ساتھ ہی وہ پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ پستول سے نکلنے والی گولی چھت میں لگی، نیلا کے ہاتھ سے بھی پستول نکل کر دور جا گرا تھا، وہ لڑکھڑا گئی۔ ان دونوں نے بیک وقت نیلا اور سلطانہ پر چھلانگ لگا دی۔ سلطانہ بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طرف ہٹ گئی، مگر نیلا اپنے حریف کی زد میں آ گئی، وہ اسے لیے ہوئے قالین پر گرا، نیلا اس کے نیچے دب گئی۔ سلطانہ نے پستول ہاتھ سے نکلتے ہی ایک طرف چھلانگ لگا دی تھی، اس کے حریف نے جب چھلانگ لگائی تو اس کی زد میں آنے سے بچ گئی۔ اس کا حریف اپنے جھونک میں لڑکھڑا تھا، وہ آگے نکل گیا۔ سلطانہ نے بڑی پھرتی سے گھوم کر اس کے کولوں پر زوردار ٹھوکر رسید کر دی، وہ شخص لڑکھڑاتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ سلطانہ نے چھلانگ لگا دی، اس کی پشت پر سوار ہو گئی اور ایک بازو اس نے اس حریف کے گلے پر لپیٹ لیا تھا، دوسرے ہاتھ اس کی مٹھی میں اس کے بال جکڑ لیے تھے۔ اس کا حریف اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، مگر سلطانہ کی گرفت خاصی مضبوط تھی۔ اس شخص کا دم گھٹنے لگا، وہ جھکتا ہوا گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ اس نے پیچھے کی طرف جھکنا چاہا، مگر سلطانہ نے اپنے جسم کا سارا بوجھ اس کی گردن پر ڈال دیا، لیکن بالآخر اس شخص کا داؤ چل گیا۔ وہ دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا کر آہستہ سے اوپر اٹھنے لگا اور پھر اچانک اس نے اپنے آپ کو پوری قوت سے پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ وہ دونوں اس طرح گرے کہ سلطانہ پشت کے بل نیچے گری، وہ شخص بھی پشت کے بل تھا، لیکن سلطانہ کی گود میں اس کی گردن پر سے سلطانہ کی گرفت چھوٹ گئی تھی۔ سلطانہ نے دوبارہ گرفت جمانا چاہی، مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ شخص سلطانہ کے اوپر سے الٹے کلابازی کھاتا ہوا پیچھے جا گرا۔ تھوڑی دیر پہلے فائر کی آواز گونجی تھی، لیکن سلطانہ اور نیلا کو یقین تھا کہ آس پاس کے بنگلوں میں آواز سنی جانے کے باوجود کوئی بھی شخص باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ گولی چلنے کی آواز سے عبدالقدوس کی آنکھ بھی نہیں کھلی۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے سو رہا تھا، ممکن ہے فائر کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھل گئی ہو، لیکن کمرے سے نکلنے کے بجائے بستر پر لیٹا قرآن آیات کا ورد کر رہا ہو۔ نیلا کا حریف اس کے سینے پر سوار تھا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے نیلا کے گلے کو دبا رکھا تھا۔ نیلا کو سینے میں اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر اس کی گرفت سے نجات حاصل نہ کی گئی تو وہ اسے ختم ہو جائے گی۔ اسے اپنے دونوں ہاتھ شخصی کلائیوں پر جما رکھے تھے اور اپنے گلے پر سے گرفت چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر دفتن اس نے ایک ہاتھ چھوڑ دے انگلی اس شخص کی آنکھ میں ماری۔ وہ شخص بلبلا اٹھا، نیلا کے گلے پر سے اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ نیلا نے دونوں ہاتھوں سے اس کے بال پکڑ اسے پوری قوت سے ایک طرف دھکیل دیا۔ اس کے ساتھ بھی بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھڑی ہوئی، اس کا حریف اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نیلا نے اسے موقع نہیں دیا اور اس کی کھوپڑی کر کک لگا دی۔ وہ شخص پھر گر گیا۔ نیلا چند فٹ دور قالین پر پڑے ہوئے پستول کی طرف لپکی، لیکن اس شخص نے بڑی پھرتی سے پیر آگے کر دیا۔ نیلا اس کے پیر میں الجھ کر منہ کے بل گری۔ اس کے حریف نے اٹھ کر چھلانگ لگا دی، مگر نیلا نے بڑی پھرتی سے لوٹ لگا کر ایک طرف ہٹ گئی۔ حریف منہ کے بل گرا تھا۔ نیلا اٹھ کر دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اس دوران اس کا حریف بھی اٹھ گیا۔ وہ جیسے ہی نیلا کی طرف بڑھا، نیلا کسی طاقتور اسپرنگ کی طرف اپنی جگہ سے اچھلی، اس کی اسٹریٹ کک حریف کے سینے پر لگی اور وہ کرا اٹھا۔ نیلا نے فوراً ہی لٹو کی طرح گھوم کر ایک اسپن کک لگا دی اور پھر نیلا پوری طرح فارم میں آ گئی۔ ایک اسٹریٹ کک کو دوسری اسپن کک کو اپنے حریف کو سنبھلنے کا موقع نہیں دے رہی تھی۔ دوسری طرف سلطانہ ایک بار پھر اپنے حریف کی گرفت میں آ گئی تھی، مگر اس مرتبہ اس نے جلدی نجات حاصل کر لی۔ اس نے بھی اپنے حریف پر ککس کی بارش کر دی، لیکن ایک بار پھر حریف کے قابو میں آ گئی۔ اس نے جیسے کک مارنا چاہیے، حریف اس کا پیر پکڑ لیا اور اس کے ساتھ ہی زوردار جھٹکا دیا۔ سلطانہ لڑ کھڑا کر پشت کے بل گری۔ اس کی ایک ٹانگ سیدھی اوپر کو اٹھی ہوئی تھی اور پیر حریف کی گرفت میں تھا۔ اس کے حریف نے سلطانہ کے پیٹ پر پیر رکھ دیا، اس کے پیر کو پوری قوت سے مروڑنے لگا۔ سلطانہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی پیر کی ہڈی ٹوٹ رہی ہو، اس کے منہ سے ہلکی ہلکی کراہیں نکلنے لگی۔ اس نے سختی سے دانت کھینچ لی اور سر پٹکنے لگی۔ نیلا بھی اپنے حریف کی گرفت میں آ گئی تھی، اس کی پوزیشن بھی خاصی نازک تھی۔ صورتحال سے اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ وہ دونوں جلد ہی ان کی گرفت میں آ جائیں گی، لیکن اچانک ہی ایک آواز سن کر وہ چونک گئے۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی حد ہو گئی شرافت کی، عورتوں کے ساتھ ریسلنگ ہو رہی ہے، چھوڑ دو چھوڑ دو۔ نیلا نے آواز کی سمت دیکھا اور پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ عبدالقدوس کلاشنکوف سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ ان میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کب اپنے کمرے سے نکلا اور اس نے کب کلاشنکوف اٹھائی تھی۔ ارے بھائی چھوڑ بھی دو ان خواتین کو، عبدالقدوس نے کہا۔ اگر آپ لوگوں نے ہماری بات نہ مانی تو باخدا ہم بہت سی گولیاں چلا دیں گے۔ ان دونوں نے کاپوشوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر انہوں نے نیلا اور سلطانہ کو چھوڑ دیا۔ عبدالقدوس شکل و صورت سے بیوقوفی نظر آتا تھا، مگر اس کے ہاتھوں میں کلاشنکوف تھی اور سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ اس کی انگلی ٹریگر پر تھی۔ نیلا اور سلطانہ بڑی پھرتی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سلطانہ نے دوڑ کر اپنا پستول اٹھایا اور نیلا نے دوسری کلاشنکوف اٹھا لی۔ ان دونوں کے سانس پھولے ہوئے تھے اور وہ اپنی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس وقت تم نے ایسا کام کیا ہے کہ تمہارا منہ چوم لینے کو دل چاہتا ہے، سلطانہ نے عبدالقدوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لا حول ولا قوہ، عبدالقدوس کے منہ سے بے اختیار نکلا، پھر بولا آپ ذرا انہیں نشانے پر رکھیے، میں ان کا بندوبست کرتا ہوں۔ عبدالقدوس کو کوئی رسی نہیں ملی، اس نے بستر کی چادر پھاڑ لی، لمبی لمبی پٹیوں کو رسی کی طرح بٹ کر ان دونوں کے ہاتھ پیر باندھ کر قالین پر ڈال دیا۔ ذرا ان کی شکلیں تو دیکھی جائے، کیسے شریف لوگ ہیں، منہ چھپا کر عورتوں سے لڑنے آ گئے۔ عبدالقدوس نے پینٹ شرٹ والے چہرے سے نقاب اتارا،
फिर दूसरे आदमी के चेहरे से नकाब उतारा। न सिर्फ अब्दुल कुद्दूस और नैला और सुल्ताना भी चौंक गई। तुम? अब्दुल कुद्दूस इसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे मालूम है कि तुम खतरनाक डाकू भी हो। कौन है ये, जानते हो इसे? नैला ने पूछा। इसका नाम ये जावेद है और ये यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, अब्दुल कुद्दूस ने कहा। हम इसे टैक्सी ड्राइवर के हैसियत से जानती है, नैला ने कहा। कल तुम्हारे घर आने से पहले रफाई आम सोसाइटी में हम इसकी टैक्सी पर बैठी थी। इसकी टैक्सी हमने शेद मिल्लत रोड की क्रॉसिंग पर छोड़ी थी, लेकिन मालूम होता ही हमारा पीछा करता रहा था और इसने हमारे बारे में सब कुछ मालूम कर लिया। अब इससे मालूम करेंगे कि ये दरहकीकत कौन है और हमारे पीछे क्यों आया है। खुश फहमी है तुम्हारी, जावेद ने जवाब दिया। हमें इस तरह बांध कर तुम लोग ये समझ रहे हो कि हम पर फतह हासिल कर ली। तुम लोग हमसे कुछ नहीं मालूम कर सकोगे। अभी पता चल जाएगा, नैला ने जवाब दिया। तुमसे मालूमात हासिल करने के दो तरीके हैं। पहला ये कि तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाए। वो लोग 3rd डिग्री के जरिए तुम्हारी जुबान खुलवाएंगे। और तुम जानते हो कि पुलिस वाले आजकल वैसे ही झल्लाए हुए हैं, जिसने कोई जुर्म ना भी किया हो वो इसे कबूल करवा लेते हैं। लेकिन हमें पुलिस की 3rd डिग्री से बेहतर तरीके आते हैं। हम वो तरीके आजमाएंगे। अगर नाकाम रही तो फिर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। जबकि कोई मुलजिम जुबान नहीं खोलता तो पुलिस मुकाबला होता है और मुलजिम का जिस्म गोलियों से छलनी हो जाता है। नैला खामोश होकर चंद लम्हे इसकी तरफ देखती रही, फिर अब्दुल कुद्दूस की तरफ देखते हुए बोली, भाई अब्दुल कुद्दूस, जरा इन दोनों के मुंह भी बंद करो ताकि इनकी आवाजों से पड़ोसियों की नींद खराब न हो। अब्दुल कुद्दूस इसका मतलब समझ गया। इसने चादर को 2 टुकड़े फाड़कर इनके गोले से बनाए और ये गोले इन दोनों के मुंह में ठोस दिए और मुंह पर पट्टी भी बांध दी ताकि गोला मुंह से निकल न सके। सिगरेट का पैकेट है तुम्हारी जेब से? नैला ने गोल्ड लीफ का पैकेट उठाते हुए कहा। बहुत अच्छा टेस्ट है तुम्हारा। इसने पैकेट में से एक सिगरेट निकालकर सुलगाया। पहला कश लगाते इसे फंदा लग गया और वो बुरी तरह खांसने लगी। जब वो जरा संभली तो एक और कश लगाया, फिर सिगरेट के सुलगते हुए सिरे को देखने लगी। सुल्ताना और अब्दुल कुद्दूस हैरत इसकी तरफ देख रहे थे। नैला ने सिगरेट का एक और कश लगाया और फिर सिगरेट का सुलगता हुआ सिरा जावेद के रुखसार पर लगा दिया। जावेद बुरी तरह मचला। वो लोट लगाकर औंधा हो गया। वो गालिबन चीखना चाहता था मगर मुंह में कपड़ा ठुसा होने की वजह से आवाज नहीं निकल सकी थी। अब्दुल कुद्दूस ने आगे बढ़कर इसके कंधे पर जोरदार ठोकर मारी और इसे पकड़कर सीधा कर दिया। नैला ने सिगरेट का सिरा इसके दूसरे रुखसार से लगा दिया। जावेद फिर बुरी तरह मचला मगर इस मरतबा अब्दुल कुद्दूस से जकड़ लिया था। जावेद के चेहरे पर अजियत के आसार उभर आए मगर इसकी आंखों में चिंगारियां सी सुलगती हुई महसूस हो रही थी। अगर इसके बंधे ना होते तो वो नैला की गर्दन में रोक देता। नैला इसके चेहरे की तरफ देखती रही, फिर सिगरेट का सुलगता हुआ सिरा इसकी दाएं आंख से जरा नीचे रुखसार पर रख दिया। जावेद इस तरह मचला कि अब्दुल कुद्दूस से गिरफ्त से निकल गया और कालीन पर इधर उधर लोट लगाने लगा। कुछ बताने को तैयार हो या नहीं? नैला इसके चेहरे पर नजरें जमा दी। जावेद ने नफी में सर हिला दिया। तुम्हारे चेहरे को इस तरह बिगाड़ दूंगी कि तुम्हारी माँ भी नहीं पहचान सकेगी, नैला ने कहा। इसके चेहरे पर दरिंदगी थी। इसने सिगरेट को एक तरफ रख दिया। सिगरेट बुझ गया था। इसने दोबारा सुलगाया और इसका सुलगता हुआ सिरा इस मरतबा इसके नरखरे पर रख दिया। अब्दुल कुद्दूस ने जावेद को जकड़ रखा था लेकिन वो बुरी तरह मचलने लगा। कमरे में गोश्त जलने की बू फैल रही थी। नैला चंद लम्हे इसकी तरफ देखती रही, फिर दूसरे आदमी की तरफ मुतवज्जो हो गई। इसने सिगरेट का सुलगता हुआ सिरा इस शख्स के चेहरे की तरफ बढ़ाया ताकि वो शख्स जोर जोर से सर हिलाने लगा जैसे किसी बात का इसरार कर रहा हो। इसकी आंखों में खौफ नुमाया था। नैला ने अब्दुल कुद्दूस को इशारा किया और इसने मुंह पर बंधी हुई पट्टी खोलकर मुंह से कपड़ा निकाल दिया। तुम कुछ कहना चाहते हो? बोलो, कौन हो तुम लोग? नैला घुर्राई। मैं कुछ नहीं जानता। ये मुझे लालच देकर अपने साथ लेकर आया था, वो शख्स कहने लगा। इसने कहा था कि वो 2 खूबसूरत लड़कियां हैं जिन पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। मेरी शामत ही आई थी कि मैं इसके साथ आ गया। तुम्हारा नाम क्या? तुम क्या करते हो? नैला ने से घूरा। मेरा नाम अहमद है। मैं शाह फैसल कॉलोनी में बन कबाब का ठेला लगाता हूँ, इस शख्स ने जवाब दिया। बन कबाब का ठेला लगाते हो और कलाशनकोफ लिए फिरते हो? नैला ने से घूरा। मैं सच सुनना चाहती हूँ मिस्टर अहमद। इसके लिए तुम्हें सिर्फ 1 मिनट का वक्त दे सकती हूँ। इसके बाद तुम्हारे साथ कोई रायत नहीं की जाएगी। मैं सच कह रहा हूँ, अहमद खौफजदा लहजे में बोला। ये राइफल मुझे इसी ने दी थी। इसने मुझे 2000 देने का भी वादा किया था और यह भी कहा था कि खतरे की कोई बात नहीं। नैला चंद लम्हे इसकी तरफ देखती रही। जिसने अब्दुल कुद्दूस को इशारा की, इसने फौरन ही अहमद के मुंह में कपड़ा ठोंस दिया। अब्दुल कुद्दूस, जिसे वो अहमक और गौदी समझती रही थी, बड़े काम का आदमी निकला था। इसने अभी तक नैला वगैरह से नहीं पूछा था कि ये सब क्या चक्कर है। वो तो शायद ये समझा था कि घर में डाकू घुस आए थे जिन पर इन लोगों ने काबू पा लिया था। इसने ये भी नहीं पूछा था कि इन लोगों को पुलिस के हवाले करने के बजाय खुद इनसे सवाल जवाब क्यों कर रही है। अहमद के मुंह में कपड़ा ठोंसने के बाद इसने बड़ी अक्लमंदी का सबूत देते हुए इसके सर की तरफ बैठकर इसे बालों से पकड़ लिया। नैला ने सिगरेट का सुलगता हुआ सिरा इसके आंख के नीचे रुखसार पर रख दिया। गोश्त जलने की बू फैली बुरी तरह मचला, लेकिन अब्दुल कुद्दूस ने इसे ज्यादा हिलने का मौका नहीं दिया। नैला ने सिगरेट दूसरी आंख के नीचे रख दी। तीसरी मरतबा इसकी नाक को दागा। वो एक बार फिर सर को जोर जोर से झटकने लगा। और अब भी तुम्हारी बारी है। नैला ने जावेद की तरफ आ गई। अब्दुल कुद्दूस ने फौरन ही जावेद को जकड़ लिया। जावेद की आंखों में खौफ उभर आया। नैला इस मरतबा दिया स्लेज लाई
और इसका शोला जावेद की थोड़ी के नीचे कर दिया। जावेद सर झटकने लगा मगर अब्दुल कुद्दूस ने बड़ी सख्ती से इसके बाल जकड़ रखे थे। कमरे में गोश्त जलने की बू फैलने लगी। माचिस की तिली आखिर तक जल गई। शोले ने इसकी थोड़ी का गोश्त जला दिया था। नाले ने दूसरी तिली जलाई। शोला एक बार फिर जावेद की थोड़ी के नीचे का गोश्त जलाने लगा। मुझे अफसोस है कि बेसरो सामानी की हालत में हम कोई और तरीका नहीं अपना सकते। ये मामूली सा तरीका शायद तुम पर ज्यादा असरअंदाज नहीं हो रहा, लेकिन मैं इसी तरीके पर अमल करते हुए तुम्हें जुबान खोलने पर मजबूर कर सकती हूँ। नाला ने कहा वो बावर्ची खाने में चली गई। इसे याद आ गया था कि वो मोमबत्ती को एक पैकेट भी लाई थी। नाला ने पैकेट में से एक मोमबत्ती निकाल कर जलाई और दोबारा जावेद के करीब आ गई। इस मर्तबा वो इसके पैरों के करीब बैठ गई। अब्दुल कुद्दूस इसका मतलब समझ गया। वो भी जल्दी से जावेद के पैरों की तरफ आ गया और इसकी दोनों टांगें पकड़कर पूरी कुव्वत से गिरफ्त में ले ली। नाला ने मोमबत्ती का शोला जावेद के एक पैर के तलवे के नीचे कर दिया। कुछ देर बाद गोश्त की बू फैलने लगी। जावेद अपनी टांगों को जोर जोर से झटके देने लगा मगर अब्दुल कुद्दूस ने इसकी टांगों को बड़ी सख्ती से जकड़ रखा था तो दुबला पतला सा, लेकिन इसमें बेपना ताकत थी। वह जावेद को हिलने तक का मौका नहीं दे रहा था। नाला बारी बारी इन दोनों के पैरों के तलवों को जलाती रही और कमरे में गोश्त जलने की बू फैलती रही। मैं जानती हूँ तुम लोग कौन हो सकते हो। नाला के लहजे में बेपना दरिंदगी थी, लेकिन मैं ये मालूम करना चाहती हूँ कि यहाँ क्यों और किसके कहने पर आए थे। अब भी अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारा पूरा जिस्म दागदार कर दूंगी। जावेद का एक पैर का तलवा आधे से ज्यादा जल गया था। अगर इसके मुंह में ना कपड़ा ठुसा उसकी चीखें आसमान की खबर लाती, लेकिन अब शायद इसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। वो सर को ऊपर नीचे झटके देने लगा। नाले ने मोमबत्ती हटा ली। अब्दुल कुद्दूस ने भी इसकी टांगें पटक दी। जावेद बुरी तरह लौटने लगा। नाले इसके सामने आ गई। जुबान खोलने को तैयार हो या नहीं, नायला ने इसके चेहरे पर नजरें जमा दी। जावेद ने इस बात में सर हिला दिया। नाले के इशारे पर अब्दुल कुद्दूस ने इसके मुंह से कपड़ा निकाल लिया। अब पानी जावेद के मुंह से करा निकली। पानी तुम्हें उस वक्त मिलेगा जब तक तुम मेरी बातों को जवाब नहीं दे देते, नाला ने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। इसके लहजे में दरिंदगी थी। मैं मर जाऊंगा, जावेद कराहा। मैं तुम्हें इस वक्त तक मरने नहीं दूंगी जब तक तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं दे देते। नाला ने कहा। बताओ तुम कौन हो। डर डाकू, जावेद ने कराते हुए जवाब दिया। मुझे शुबा हो गया था कि तुम लोग कहीं से भागी हुई हो और तुम लोगों के पास कोई बड़ी रकम भी मौजूद है। मैं सच सुनना चाहती हूँ। नाला खुर्राई। इसने एक बार फिर मोमबत्ती उठा ली। बब बताता हूँ, जावेद कराहा। बस अब शुरू हो जाओ। हम सारी रात यहाँ बैठकर तुम्हारे साथ डायलॉग नहीं बोल सकते। वादा करो कि तुम हमें पुलिस के हवाले नहीं करोगी। जावेद बोला। इसका फैसला बाद में किया जाएगा। नाला ने कहा। अब शुरू हो जाओ। उस रात हम रफायाम सोसाइटी में फायरिंग कर रहे थे। मकसद सिर्फ खौफ और राज फैलाना था, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस पार्टी से सामना हो गया। ऐसा किसके कहने पर किया था। नाला ने पूछा। गुप्ता हमें वही कामत देता है। जावेद ने कहा। शहर में फायरिंग करके खौफ और राज फैलाने के लिए हमें बड़ी बड़ी रकमें दी जाती हैं। अगर हमारे सामने मुजामत की जाए तो इसे मौत के घाट उतारने से भी नहीं झिझकते। उस रात हमारा मकसद यही था कि फायरिंग करके इस इलाके में खौफ और राज पैदा किया जाए, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस के एक मोबाइल से हमारा सामना हो गया। उन्होंने हमारा एक आदमी मार दिया। हमने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस पार्टी को घेर लेकर फायर खोल दिया। ये तो हमें बाद में पता चला था कि पुलिस के जो आदमी हमारे हाथों मरे थे, इनमें एक डीएसपी भी शामिल था। पुलिस की दूसरी मोबाइलों ने इस इलाके को चारों तरफ से घेरे में ले लिया और फरार की कोशिश में हमारा एक और आदमी मारा गया था। एक आदमी कहीं पोश हो गया था। मैं भी अपने आप को बचाने की में कामयाब हो गया था। पुलिस ने अगरचे इस इलाके को घेरे में ले रखा था, लेकिन मैं इस इलाके से निकलने में कामयाब हो गया। आमिर तुम्हारा ही साथी है। नाला ने पूछा। हाँ, तुम इसे कैसे जानती हो। जावेद चौंक गया। जिस तरह तुम हमारे हाथ लगे हो ना, इसी तरह आमिर भी हमारे हाथ लग गया था। बहरहाल तुम अपना बयान जारी रखो। नाला ने कहा। मैं सुबह टैक्सी लेकर सूरत मालूम करने के लिए उस तरफ चला गया। जावेद कहने लगा। इत्तेफाक से तुम लोग मिल गए। मुमकिन है तुम लोगों को टैक्सी में ना बिठा था, लेकिन तुम्हारे हाथ में ब्रीफकेस देखकर मैं चौंके बगैर नहीं रह सका था। शौकत का वो ब्रीफकेस मैंने पहचान लिया था, इसीलिए तुम लोगों को टैक्सी में बिठा लिया था। मुझे शुबा था कि तुम लोग शौकत के साथ कोई फ्रॉड करके आई हो, और जब तुमने कुछ चीज घर में भूलने का बहाना करके वापस चलने को कहा और शौकत के मकान के साथ पुलिस देखकर वापस चलने को कहा, तो मेरा शुबा यकीन में बदल गया। तुम लोगों ने शीदे मिल्लत रोड की क्रॉसिंग पर मेरी टैक्सी छोड़ दी थी, लेकिन मैं तुम लोगों को पीछा करता रहा। तुम लोग इसके घर के सामने टैक्सी पर उतरी। इसने अब्दुल कुद्दूस की तरफ इशारा किया। मैंने अहमद के जरिए तुम लोगों की निगरानी शुरू करवा दी। मैं कल ही इस बंगले पर रेड कर देता, लेकिन पहले मैं ये तस्दीक कर लेना चाहता था कि तुम लोग कौन हो। कल वाला सारा दिन मैं इसी चक्कर में पड़ा रहा और बिलाखिर मैंने मालूम कर लिया कि तुम लोग कौन हो। तुम लोगों ने ही शौकत, सुदेश और शराफत को कत्ल किया था, लेकिन आमिर के बारे में अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि वो कहाँ है। वो पुलिस की तहवील में है। नायला ने कहा। वो पनाह लेने के लिए शौकत के घर आया था। हमने इसे भी हाथ पैर बांधकर शौकत के मकान में डाल दिया था। पुलिस ने शायद राजदारी के ख्याल से इसके बारे में प्रेस को कोई बात नहीं बताई। बहरहाल ये साबित हो गया कि तुम वही लोग हो जिन्होंने उस रात फायरिंग करके डीएसपी और दीगर पुलिस वालों को हलाक किया था। इससे पहले न जाने कितने बेगुनाहों को मौत के घाट उतार चुके हो। तुम्हारा शुमार उन लोगों में होता है जिनके ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। तुम लोगों को ना अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल है, न वतन की नामूस सलामती का एहसास।
हालांकि तुम लोगों ने इसी वतन की मिट्टी से जन्म लिया है, यहीं पले बढ़े। इस वतन ने क्या कुछ नहीं दिया तुम लोगों को। इस वतन के हम पर इतने ज्यादा एहसानात हैं जिनका शुमार भी नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी नेमत तो आज़ादी है जो हमें इस वतन की वजह से मिली। ये वतन हमारी शनाख्त है, हमारी अजमत की अलामत है। हमारे बुजुर्गों ने लाखों कुर्बानियां देकर ये आज़ाद वतन हासिल किया था। होना तो ये चाहिए था कि इसके नामूस की हिफाजत और सलामती के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दे, लेकिन तुम जैसे बेज़मीर इन लोगों को आलाकार बन गए जिन्होंने आज तक हमारे इस मुल्क को दिल से कबूल नहीं किया। वो दुश्मन आज भी हमारे इस वतन को सफ़े हस्ती से मिटाना चाहता है। इन्हें तुम जैसे बेज़मीर लोगों की तलाश रहती है। ऐसे ही लोगों की वजह से हमारे मुल्क का एक हिस्सा हमसे अलग हो गया। अब वो हमारे मुल्क का नामो निशान तक मिटा देना चाहता है। तुम जैसे बेज़मीर और वतन फरोश इनका आलाकार बने हुए हैं। पैसे की खातिर तुम लोग अपने इस वतन के एहसानात को भी भूल गए हो। मुझे यकीन है कि अगर कोई शख्स तुम्हारी माँ या बहन का सौदा करना चाहे तो इससे भी इनकार नहीं करोगे। तुम जैसे लोगों को तो ऐसी भयानक सजा मिलनी चाहिए कि दूसरे भी इबरत हासिल करें। अपने ही बहन भाइयों पर गोली चलाते हुए तुम्हें जरा भी रहम नहीं आता। अपने हिंदू आकाओं को खुश करने के लिए तुम अब तक न जाने कितने घरों में सफ़े मातम बिछा चुके हो। या तुम लोग किस लिए आए हो? हमें कत्ल करने के लिए? हाँ, जावेद ने कहा, तुम्हारी वजह से हमारे 3 आदमी मारे गए, लाखों की मालियत का असला पुलिस के हाथ लग गया। तुम्हें कैसे माफ किया जा सकता था? और किस किस को मालूम है कि तुम लोग यहाँ आए थे? नाला ने पूछा। काश किसी और को भी मालूम होता, जावेद ने जवाब दिया। मैंने गुप्ता को तुम्हारे बारे में बताया तो था, लेकिन ये नहीं बताया था कि तुमने यह बंगला ले लिया है और यहाँ मैं कोई कार्रवाई करने वाला हूँ। लेकिन काश मैंने गुप्ता को यहाँ का पता भी बता दिया होता। तुम तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, नैल इसके चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा। तालीम जहालत के अंधेरे से निकालती है, अच्छे बुरे में तमीज का एहसास दिलाती है, आपस में मोहब्बत और अखुवत का दर्ज देती है। लेकिन तुम मुझे पानी दो। जब इन इसकी बात काट दी। मेरे जख्मों को दबा लगा, ये तकलीफ हो रही है। जिन मासूम और बेगुनाहों पर तुम गोलियां बरसाते थे, इन्हें इससे कहीं ज्यादा तकलीफ होती थी, मगर तुम्हें इनकी तकलीफ का एहसास नहीं था। इन्हें खाको खून में देखकर तुम तो खुश होते थे, खूब कहका लगाते थे। अब अपनी मामूली सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। नाला ने कहा, अभी तो इब्तिदा है, तुम्हारी तकलीफ तो अभी शुरू नहीं हुई। तुमसे तो अभी बहुत कुछ पूछना, और मैं जानती हूँ कि जो कुछ पूछने वाली हूँ तुम आसानी से नहीं बताओगे। इसके लिए हमें एक बार फिर मोमबत्ती का सहारा लेना पड़ेगा। तब तुम लोग कौन हो? जावेद ने खौफजदा सी नजरों से इसकी तरफ देखा। मैं जानता हूँ पुलिस में औरतें भी हैं, लेकिन पुलिस की औरतें इतनी बहादुर नहीं होती। किस एजेंसी से ताल्लुक है तुम्हारा? हमारा ताल्लुक ना पुलिस से ना किसी और एजेंसी से। नायला ने कहा, हम दुश्मन के एजेंट हो और हम अपने मुल्क के। हमने ये तय कर लिया कि तुम जैसे लोगों को चुन चुनकर खत्म कर देंगे। तुम्हारे इस गिरोह में और कौन कौन से लोग शामिल हैं? गुप्ता कहाँ मिलेगा? किसी खुशफहमी में मत रहना, जावेद ने कहा। हम लोग तो धोखे से तुम्हारे काबू में आ गए, लेकिन गुप्ता ऐसा नहीं है। तुम लोग इसका सुराग नहीं लगा सकोगी। तुमसे इसका सुराग ही तो पूछ रही हूँ, वो कहाँ मिलेगा? नायला ने कहा। इसके बारे में कोई भी नहीं जानता, जावेद ने कहा। वो मैं टेलीफोन पर अहकामात देता है, कभी मुलाकात भी हो जाती है, लेकिन इसने आज तक हमें अपना ठिकाना नहीं बताया। इसका फोन नंबर बताओ, नायला ने पूछा। हमने कभी इससे राब्ता नहीं किया, इसलिए हमें इसका नंबर मालूम नहीं है। जरूरत पड़ने पर वो खुद ही हमसे राब्ता कायम करता है, जावेद ने जवाब दिया। नायला चंदा में इसकी तरफ देखती रही और फिर दिया सलाई की डबिया उठाकर मोमबत्ती जला ली। तुम आसानी से जुबान नहीं खोलोगे, वो बोली। अब्दुल कुद्दूस, इसका सीधा हाथ पकड़ो, जरा इसकी हथेली की सिकाई की जाए। नहीं, खुदा के लिए। जावेद के लहजे में बेपना खौफ था। तो फिर गुप्ता का पता बताओ, नायला बोली। मैं सच कहता हूँ, इसका पता मुझे नहीं मालूम। फोन नंबर बता सकता हूँ, जावेद ने कहा। इसके पास मोबाइल फोन है, बल्कि सबके पास है मोबाइल फोन। इस तरह कॉल नहीं पकड़ी जा सकती, पकड़ी भी जाए तो लोकेशन का पता नहीं चल सकता। नंबर बताओ, मैं पता मालूम कर लूंगी, नायला ने कहा। जावेद ने गुप्ता का नंबर बता दिया। नंबर एक कागज पर नोट करके नायला अब्दुल कुद्दूस को इशारा किया। इसने जावेद के मुंह में कपड़ा ठोंसकर पट्टी बांध दी। इन्हें उठाकर दूसरे कमरे में बंद कर दिया जाए। नायला ने तीसरे बेडरूम की तरफ इशारा किया, जो खाली पड़ा था। वो बारी बारी इन दोनों को घसीटकर उस बेडरूम में ले आए। इन दोनों के हाथ अगरचे पुष्ट पर बंधे हुए थे, लेकिन इस बात का अंदेशा बहरहाल मौजूद था कि वो एक दूसरे को खोलने की कोशिश न करें। अब्दुल कुद्दूस ने भी इसका हाल तलाश कर लिया। इसने चादर की एक और लंबी सी पट्टी फाड़कर इसे रस्सी की तरह बटा। इसका एक सिरा अहमद के पैरों में बांधा और दूसरा सिरा खिड़की से बाहर बांध दिया। जावेद को भी इसी तरह बाथरूम के दरवाजे के हैंडल से बांध दिया गया। अब सुबह के 4 बजने वाले हैं। कल सारा दिन आराम से सोते रहना। मैं सुबह यूनिवर्सिटी में तुम्हारे दोस्तों को बता दूंगा कि पेट में रोड की वजह से तुम नहीं आ सके, अब्दुल कुद्दूस ने कहा और नायला और सुल्ताना की तरफ देखने लगा। वो अपने बेडरूम में आ गई। अब्दुल कुद्दूस भी इनके साथ था। दोनों कलेक्शन को राइफलें पलंग के नीचे छुपा दी गई। नायला और सुल्ताना ने अपने अपने पिस्तौल तकिए को नीचे रख दिए। बेडरूम में आने से पहले उन्होंने लाउंज का सारा सामान ठीक कर दिया था और अखबी दरवाजा भी बंद कर दिया गया था। इसके ऊपर की चटखनी के कील उखड़ गए थे। अब्दुल कुद्दूस इसका जायजा लेकर बताया था कि सुबह बाजार से कीले लाकर उस चटखनी को भी ठीक कर देगा।
तो जी खवातीन। अब्दुल कुद्दूस इनके सामने कुर्सी पर बैठते हुए बारी बारी इन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, अब बताइए क्या किस्सा है। मैं तो आप दोनों को बहुत मस्कीन और मजलूम लड़कियां समझता था, लेकिन आप तो बहुत खतरनाक निकली। औरतें अपने पास पिस्तौल नहीं रखा करती, और फिर इन दोनों से आपकी जो गुफ्तगू हुई इससे भी मेरा ज़हन उलझ रहा है। लिहाजा मुझे अपना समझकर, मेरा मतलब है अपना दोस्त समझकर इस रात से पर्दा उठा दीजिए और ज़रा तफसील से सब कुछ बता दीजिए, ताकि मेरी जहनी उलझन दूर हो सके और बंदा आप दोनों को समझने की कोशिश कर सके। हम आपको अपने बारे में जरूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक कप चाय हो जाए। अब नींद किसको आएगी, चाय पीते हुए बातें भी करेंगे। नायला ने कहा, चाय बनाकर लाता हूँ। अब्दुल कुद्दूस कुर्सी से उठ गया। और आप बैठिए, सुल्ताना चाय बनाकर ले आएगी, नायला ने कहा। मेरे हाथ की चाय पी के तो जुबान चाटती रह जाएंगी, अब्दुल कुद्दूस कहते हुए कमरे से निकल गया। तकरीबन 20 मिनट बाद वो कमरे में दाखिल हुआ। इसके हाथों में प्लास्टिक की ट्रे थी जिसमें चाय के 3 कप रखे हुए थे। इसने ट्रे इनके सामने बिस्तर पर रख दी और एक कप उठाकर कुर्सी पर बैठ गया। इसके दो मौजूदगी में नायला और सुल्ताना ने बाहमी मशवरे से तय कर लिया था कि अब्दुल कुद्दूस काबिल एतमाद है, इसलिए इसे अपने राज में शरीक कर लेना चाहिए। जी, कौन इब्तिदा करेगा? अब्दुल कुद्दूस से चाय का घूंट लेते हुए बारी बारी इनके चेहरों की तरफ देखा। मैं पंजाब की एक जिम्मेदार खातून हूँ, माँ बाप इंतकाल कर चुके, बिल्कुल अकेली हूँ। जो करीबी रिश्तेदार हैं इनकी नजरें मेरी दौलत पर हैं। उन्होंने मेरे खिलाफ बहुत सी साजिशें की, मेरी जायदाद पर कब्जा करवाने के लिए मुझे कत्ल करने की कोशिश भी की गई। मैं जान बचाने के लिए भागती रही। नायला चंद लम्हों को खामोश रही, भी तफसील से सब कुछ बताने लगी। आखिर में वो कह रही थी, हम वडेरा शाहनवाज की कैद से भागने के बाद पनाह की तलाश में तुम्हारे मकान पर पहुंच गई। पहले सुल्ताना का एक जानने वाला यहाँ रहता था, लेकिन आपने बताया कि वो जा चुका है। अगर उस रात फायरिंग न हो रही होती तो शायद आप हमें बाहर से टरखा देते, लेकिन आपने हमें अपना दी। हमें आप में शराफत नजर आई, खुलूस नजर आया। हमने उस वक्त तय कर लिया था कि आपको एतमाद में लेकर इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे जिन्हें हम जानती है। रफ़ाए आम सोसाइटी में शौकत के खिलाफ कार्रवाई इसी सिलसिले की कड़ी थी। इसमें आपने हमारी मदद की और खिलाफ तवक्को में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। जावेद किसी तरह हमारे पीछे लग गया। ये दोनों यकीनन हमें कत्ल करना चाहते थे, लेकिन खुद फंस गए। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, बातिल को कभी फतह नहीं होती। हक और सदाकत का परचम कभी सरनिगू नहीं होता। आपने देख लिया, वो दो जवान मर्द क्लशनकोफ लेकर आए थे। हम कमजोर और नाथवा औरतों ने उन्हें बेबस कर दिया। कमजोर और नाथवा औरतें? अब्दुल कुद्दूस ने हैरिसन की तरफ देखा। अगर सारे मुल्क की औरतें आपकी तरह हों तो लंबी चौड़ी फौज रखने की जरूरत न पड़े। जिस्मानी कमजोरी या कुव्वत की कोई अहमियत नहीं रखती, बात दरअसल जज्बे की होती है। हम में अगर कोई जज्बा न होता तो बड़ी आसानी से इनका शिकार हो जाती। वैसे हमारी इस कामयाबी का सारा क्रेडिट आपको जाता है। अगर आप बर वक्त अपने कमरे से न निकलते तो हम इनकी गिरफ्त में आ जाती और फिर शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। नायला ने कहा, मैंने कॉलेज में एनसीसी की ट्रेनिंग की थी, वो काम आ गई, वरना मैं तो राइफल को दूरी से देखकर कांपने लगता था। अब्दुल कुद्दूस ने कहा, फायर की आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुल गई थी, लेकिन गुनूदगी की वजह से देर तक बात समझ में ना आ सकी थी। लेकिन जब नींद का खुमार उतरा तो धींगा मुश्ती की आवाज़ें सुनकर मैं चौंका था। मैंने बड़ी एहतियात से दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर देखा तो महाज गर्म पाया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं कमरे में ऐसी चीज़ तलाश करने लगा जिससे हथियार का काम लिया जा सके, लेकिन कोई चीज़ नहीं मिली। फिर मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो 2 क्लशनकोफ राइफलें नजर आई। इस वक्त आप दोनों इनकी गिरफ्त में आ गई। मैंने एक राइफल उठा ली और इन्हें ललकार दिया, और आपकी ये ललकार काम आ गई, नायला ने मुस्कुराते हुए कहा। हैरत की बात यह कि फायर की आवाज़ सुनकर सूरत हाल मालूम करने के लिए लोग अपने घरों से नहीं निकले, सुल्ताना ने कहा। कराची आजकल अजीब सूरत हाल से दो चार है, अब्दुल कुद्दूस ने गहरा सांस लेते हुए कहा। यह वही शहर है जहाँ कभी रात नहीं होती थी। यह शहर उरूसुल बिलाद कहलाता था, लेकिन दहशतगर्दों ने इस शहर की 1 करोड़ से ज्यादा आबादी को यरगमाल बना रखा है। शाम होते यहाँ सन्नाटा छा जाता है, सड़कें सुनसान और वीरान हो जाती हैं। हर तरफ गोलियों की आवाज़ें गूंजने लगती हैं, फजा में बारूद का धुआं फैल जाता है। इस शहर में सांस लेना दुश्वार हो गया है। लोग अपने साय से भी डरने लगते हैं। कहीं कोई पटाखा भी चल जाए तो पूरा इलाका देखते ही देखते वीरान हो जाता है। लोग बाहर निकलते हुए डरते हैं। अगर सूरत हाल मालूम करने के लिए कोई बाहर नहीं निकला तो इसकी वजह यही है कि अपनी जान को कोई भी खतरे में डालना नहीं चाहता। जहाँ फायरिंग हो रही हो वहाँ तो पुलिस भी जाते हुए घबराती है। एक आम आदमी का क्या सवाल। अब आपने हमारे बारे में समझ लिया होगा कि हम क्या हैं, नायला ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। तो आइए आज हम वादा करेंगे कि दहशतगर्दों के खिलाफ दीवार बन जाएंगे। इस शहर की रौनक और खुशियाँ लुटाने के लिए हम अपना किरदार अदा करेंगे। मासूम और बेगुनाहों को तहफ़्फ़ुज़ और इस मुल्क की सलामती के लिए हम अपनी जानें तक कुर्बान करने से देर नहीं करेंगे। नायला ने कहते अपना हाथ आगे कर दिया। अब्दुल कुद्दूस ने अपना हाथ नायला के हाथ पर रख दिया, और जब सुल्तान ने अपना हाथ अब्दुल कुद्दूस के हाथ पर रखा तो उसे झुरझुरी सी आ गई। चेहरे पर एकदम सुर्खी सी फैल गई। इसकी हालत देख कर नायला मुस्कुरा दी। सुल्तान ने अपना हाथ हटाया और अब्दुल कुद्दूस ने भी जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि इन दोनों का क्या किया जाए, अब्दुल कुद्दूस ने कहा। आज का दिन वो दोनों उसी कमरे में बंद रहेंगे, नायला ने जवाब दिया। बाद में सोचा जाएगा कि इनका क्या किया जाए। दिन की रोशनी फैल चुकी थी। वो तीनों बैठे बातें करते रहे। फिर अब्दुल कुद्दूस उठकर अपने कमरे में चला गया।
8 बजे के करीब वो तीनों बैठे नाश्ता कर रहे थे कि कॉल बेल की आवाज गूंज उठी। वो तीनों चौंक गए और सवालिया निगाहों से दूसरे की तरफ देखने जैसे पूछ रहे हो कि कौन हो सकता है। अब्दुल कुद्दूस अपनी जगह से उठना चाहता था कि नायला ने इसे रोक दिया। तुम बैठो, मैं देखती हूँ। उठकर कमरे से बाहर चली गई। गेट के सामने एक पुलिस मोबाइल खड़ी थी। 2 कांस्टेबल मोबाइल से टेक लगाए खड़े थे और एक एएसआई गेट के सामने खड़ा था। नायला पुलिस को देखकर एक लम्हा के लिए परेशान हुई थी, लेकिन फिर इसने फौरन अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। जी फरमाइए, इसने छोटा दरवाजा खोलकर पूछा। इस बंगले में कौन रहता है? एएसआई ने पूछा। वो नौजवान था और गालिबन नया नया पुलिस अकेडमी से निकला था, लेकिन इसके चेहरे और लहजे में पुलिस वालों जैसी करख्तगी थी। हम रहते हैं यहाँ, क्या बात है? नायला ने पूछा। हमें इत्तला मिली कि रात को इस बंगले में फायर की आवाज़ सुनाई गई, एएसआई ने कहा। ये इत्तला आपको कब मिली थी? नायला से घूरा। 2:30 बजे, एएसआई ने जवाब दिया। फिर तो बड़ी मुस्तैदी दिखाई आपने। नायला के लहजे में तंज था। इत्तला 2:30 बजे मिली और इंक्वायरी के लिए आप अब आ रहे हैं 6 घंटे बाद। बहर यहाँ कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई और बंगला होगा, लेकिन बंगले का नंबर तो यही बताया गया था। एएसआई ने गेट के पहले लेयर पर लिखा हुआ नंबर देखते हुए कहा। क्या हम अंदर आकर चेक कर सकते हैं? जी नहीं, नायला ने कहा। मैं आपको अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकती, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं। तो चेक क्या करेंगे? कहीं और जाकर मालूम करें। देखिए, आप अंदर नहीं आ सकते, नायला ने दुरुस्त लहजे में कहा। आप कार्य सरकार में रुकावट पैदा कर रही हैं, एएसआई ने भी करख्त लहजे में कहा। हम चाहे तो अपने फैज के अदायगी के लिए जबरदस्ती भी अंदर आ सकते हैं, लेकिन वर्दी के घुमंड में मत रहना। नायला ने से घूरा। बड़े फर्शनास हो, एक इत्तला मिलने के 6 घंटे बाद चले आ रहे हो। प्लीज परेशान मत करें, आप चले जाइए यहाँ से, आप गलत जगह पर आ गए हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी को शिकायत का मौका मिले, लेकिन मुझे उंगलियां टेढ़ी करना भी आती हैं, एएसआई ने कहा। मैं टेढ़ी उंगलियों को तो क्या टेढ़े आदमी को भी सीधा कर सकती हूँ, नायला ने कहा और फिर अंदर का रुख करके पुकारा। अब्दुल कुद्दूस, टेलीफोन लेकर आओ। अब्दुल कुद्दूस मोबाइल टेलीफोन ले आया। नायला छोटी छोटी बातों के लिए आईजी से रैंक के आदमी को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस वक्त मजबूरी ये थी कि इस बंगले के कमरे में 2 ऐसे आदमी थे जिन्हें अजियतें दी गई थी और वो कानून की गिरफ्त में आ सकती थी। एएसआई ने वाकई टेढ़ा आदमी था। अगर वो जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करता तो इसे रोक नहीं सकती थी। सर्च वारंट बगैर किसी घर में घुसना गर्चे खिलाफे कानून था, लेकिन पुलिस वाले अपने आप को कानून का मुहाफिज कब समझते थे? वो तो कानून के मालिक बन बैठे थे, जो चाहे करते। इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। जबरदस्ती किसी के मकान में घुसने पर पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन वो बात की बात थी। इस वक्त अगर ये पुलिस वाले बंगले में दाखिल हो गए तो मामला बिगड़ सकता था। इसलिए नायला ने एक बार फिर आईजी साहिब का नाम का सहारा लेने की कोशिश की थी। नायला ने आईजी साहिब का मोबाइल फोन नंबर मिलाया था, लेकिन इसे शुबा था कि आईजी साहिब दफ्तर जाने के लिए घर से न निकल गए हों। मोबाइल फोन तो दौरान सफर भी राब्ता हो सकता था। कॉल फौरन रिसीव कर ली गई, लेकिन कॉल आईजी साहिब ने नहीं, इनके स्क्वाड इंचार्ज इंस्पेक्टर ने रिसीव की थी। मैं नायला दुरानी बोल रही हूँ, आईजी साहिब से बात करवाइए, नायला ने कहा। चंद लम्हों बाद आईजी साहिब की आवाज़ सुनाई दी। यस मिस नायला। सॉरी सर, आपको जहमत दी, नायला ने जवाब दिया। मैं पुलिस का एक एएसआई मोबाइल लेकर मेरे दरवाजे पर मौजूद है। इसका कहना है कि रात 2:30 बजे इसे इत्तला मिली थी कि इस बंगले पर गोली चलने की आवाज़ सुनी गई है। वो तहकीक के लिए इस वक्त आया है और ज़बरदस्ती बंगले में घुसकर तलाशी लेना चाहता है। मामला क्या है? आईजी साहब ने पूछा। कुछ नहीं सर, नायला ने जवाब दिया। मैं कल ही अपने एक अजीज़ के इस बंगले में आई हूँ। हो सकता है कि रात को इस इलाके में कहीं फायर हुआ हो, लेकिन ये नौजवान ऑफिसर वजीद है कि फायर इसी बंगले में हुआ है और वो तलाशी लेना चाहता है ज़बरदस्ती। फ़ोन इसे दो, आईजी साहब ने कहा। नायला दुरानी ने फ़ोन एएसआई की तरफ बढ़ा दिया। जो लोग ऐसे मौक़ों पर सिफारिश करते हैं वो किसी संगीन मामले में मुलव्विस ज़रूर होते हैं। लाओ देखता हूँ तुम्हारा सिफारशी कौन है, कोई एमपीए या वजीर? एएसआई ने कहते हुए इसके हाथ से फ़ोन ले लिया। हेलो कहने के बाद इससे दूसरे से जो भी सुना इसका चेहरा धुआं हो गया। वो यस सर, सॉरी सर की गर्दान करता रहा। फिर इसने फ़ोन नायला की तरफ बढ़ा दिया और इसका एक हाथ बेइख्तियार सलूट के लिए उठ गया। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से मोबाइल की तरफ बढ़ गया। इसका चेहरा अब भी पीला पड़ चुका था। चलो, इसने अपने मातहतों की तरफ देखे बगैर कहा। हम वाकई गलत जगह पर आ गए थे। तमाम कांस्टेबल मोबाइल में बैठ गए और मोबाइल हरकत में आ गई। इस दौरान मोहल्ले के कुछ लोग भी आसपास जमा हो गए थे। वो सब लोग मुश्तबे निगाहों से नायला की तरफ देख रहे थे। इन्हीं में से किसी ने पुलिस को इस बंगले में फायर की आवाज़ की इत्तला दी थी। वो सब जानते थे कि खूबसूरत लड़कियां सिर्फ एक दिन पहले ही इस बंगले में आई थी। पहली रात उन्होंने अकेले ही गुजारी थी और फिर कल शाम बेतरतीब दाढ़ी वाला नौजवान आ गया था और रात इस बंगले से गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी थी। पुलिस अगरचे 6-7 घंटे ताखीर से आई थी, लेकिन पड़ोसी को यकीन था कि पुलिस वाले इन दोनों लड़कियों को ले जाएंगे और नहीं तो फांसी के इल्जाम में इन्हें बंद कर दिया जा सकता है। पड़ोसी इस बंगले में आने वाली दोनों लड़कियों के बारे में कुछ नहीं जानते थे। इस बंगले में मुंतकिल होते वक्त अपने साथ कोई सामान भी नहीं लाई थी। इस किस्म की औरतों के बारे में लोगों के तासुरात अच्छे नहीं थे। कीमती और आलीशान बंगलों में ऐसी खूबसूरत औरतों ने फांसी के अड्डे कायम कर रखे थे। इनके गाहकों में बड़े बड़े लोग शामिल होते थे। सनतकार, ताजिर असम्बलियों के मेंबर और वजीर तक इनकी कोठी पर हाजिरी देते थे। पड़ोसी ने नायला को पुलिस ऑफिसर उलझते हुए देखा तो यकीन हो गया कि पुलिस वाले इन्हें नहीं छोड़ेंगे।
लेकिन मोबाइल फोन पर बात कर लेने के बाद लोगों ने जब एएसआई को सलूट मारते देखा तो उनकी हैरत की इंतहा न रही। पुलिस ऑफिसर का चेहरा धुआं हो गया था। कुछ देर बाद मोबाइल चली गई और वो लोग भी खामोशी से इधर उधर हो गए। नायला और अब्दुल कुद्दूस अंदर आ गए। क्या किस्सा था? सुल्ताना ने पूछा। रात 2:30 बजे हजरात को यहाँ फायरिंग की इत्तला मिली थी और ये अब तफ्तीश करने आए थे। मुझे यकीन अब ये ऑफिसर नौकरी पर नहीं रहेगा। नायला कहते हुए मेज पर बैठ गई। चलो बैठो, नाश्ता कर लो। अगर ये पुलिस वाले जबरदस्ती अंदर घुसाते तो गड़बड़ हो जाती, अब्दुल कुद्दूस ने कहा। अंदर आने ही कौन देता इन्हें? नायला ने कहा। लेकिन दोनों का बंदोबस्त हमें जल्दी करना पड़ेगा। कैसा बंदोबस्त? अब्दुल कुद्दूस ने सवाली निगाहों से इसकी तरफ देखा। तुम्हें ड्राइविंग आती है? नायला ने पूछा। हाँ, अब्दुल कुद्दूस ने इस बात में सर हिलाया। कुछ देर बाद मैं और तुम बाहर जाएंगे। हमें गाड़ी की जरूरत, तो जाहिर है हमारी ये जरूरत चोरी ही से पूरी हो सकती है। नायला ने कहा। क्या मतलब, आप गाड़ी चोरी करेंगी? अब्दुल कुद्दूस ने हारिस की तरफ देखा। मैं और तुम? नायला ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं? अब्दुल कुद्दूस हकला गया। अरे हमारे साथ रहोगे तो ऐसे ही काम करने पड़ेंगे। नायला ने कहा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली। ये दोनों बीसियों, बेगुनाहों और मासूम लोगों के कातिल हैं। ये लोग रहम या किसी हमदर्दी के मुस्तहिक नहीं। अगर इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया तो पुलिस इन्हें अदालत में पेश करेगी। हो सकता है कि लोग पहले ही जमानत पर रिहा हो जाए। कि तुम्हारे ख्याल में इन लोगों को आज़ाद रहना चाहिए? नायला ने सवाले निगाहों से इसकी तरफ देखा। आप करना क्या चाहती हैं? अब्दुल कुद्दूस ने पूछा। इसकी आंखों में खौफ के हल्के से साए झलकने लगे थे। ये दहशतगर्द हैं, कई बेगुनाहों के कातिल हैं। तुम्हारे सामने डीएसपी और दीगर पुलिस वालों के कत्ल का एतराफ़ कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने और भी कई घर उजाड़े होंगे। इन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मैं अगर मुंसिफ होती तो इन्हें मौत की सज़ा देती। नायला ने कहा। तो गोया आप इनके लिए सजाए मौत का फैसला कर ली है? अब्दुल कुद्दूस ने कहा। हाँ, ये इसी सज़ा के मुस्तहिक है। नायला ने जवाब दिया। अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो फिर हम एतराज़ करने वाले कौन होते हैं? अब्दुल कुद्दूस ने कहते हुए सुल्ताना की तरफ देखा। सुल्ताना ने भी सर हिला दिया। इसके हमें गाड़ी की ज़रूरत होगी। लेकिन एक मिनट, सुल्ताना कुछ कहते कहते रुक गई। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो दोबारा बोली। रात को ये लोग भी किसी गाड़ी पर ही आए होंगे। इनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने गाड़ी कहाँ छोड़ी थी। नाश्ते के बाद वो तीनों उस कमरे में आ गए जहां वो दोनों बंधे हुए थे। दोनों बड़ी बुरी हालत में थे। दोनों के चेहरों पर सिगरेटों के जलाए जाने से छाले पड़े हुए थे। जावेद के पैरों के तलवों पर भी आबले नजर आ रहे थे। वो दोनों खूबसूरत नजरों से इनकी तरफ देखने लगे। नायला के इशारे पर अब्दुल कुद्दूस ने जावेद के मुंह से कपड़ा निकाल दिया। खुदा के लिए हम पर रहम करो, जावेद बोला। इतनी बेरहम मत बनो। पानी पिला दो, मेरी जान निकल रही है। नायला ने अब्दुल कुद्दूस को इशारा किया। वो डाइनिंग टेबल से पानी का भरा हुआ जग और एक गिलास उठा लाया और इसने गिलास भरकर जावेद के होंठों से लगा दिया। इसने एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। कुछ पानी नीचे गिरा था। इसे भी पानी पिला दो, नायला ने कहा और जावेद के करीब बैठ गई। रात को तुम लोग जिस गाड़ी पर आए थे वो कहाँ खड़ी है? इसने पूछा। खुदा के लिए हमें कत्ल कर दो या पुलिस के हवाले कर दो, जावेद घिघियाया। पुलिस यहाँ आई थी लेकिन मैंने इन्हें तुम्हारे बारे में बताया भी नहीं। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि तुम लोगों को पुलिस के हवाले नहीं करूंगी, और अब तुम कह रहे हो कि पुलिस के हवाले कर दूं। तुम जानते हो पुलिस वाले कितने जालिम होते हैं। वो तुमसे ज्यादा जालिम नहीं होंगे, जावेद बोला। गाड़ी कहाँ खड़ी है? नायला ने अपना सवाल दोहराया। पिछली गली के मोड़ पर एक स्कूल की इमारत है। इसके साथ ही दरख्त के नीचे मेरी टैक्सी खड़ी है, जावेद ने बताया। चाबी कहाँ है? मेरी जेब में, जावेद ने कहा। नायला ने इसकी जेबों की तलाशी लेकर चाबियों का छल्ला निकाल लिया। टैक्सी का नंबर क्या है? नायला ने पूछा। जावेद ने नंबर बता दिया, फिर पानी मांगने लगा। नायला ने अब्दुल कुद्दूस को इशारा किया। इसने जावेद को एक और गिलास पानी पिला दिया और फिर इन दोनों के मुंह में कपड़ा ठोंसने लगा। हमारे मुंह में कपड़ा मत ठोंसो, खुदा के लिए, जावेद बोला। हम बिल्कुल खामोश रहेंगे, हमारे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलेगी, मगर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, नायला ने जवाब दिया। इनके मुंह बांधकर वो कमरे में आए और दरवाज़ा बंद कर दिया गया। थोड़ी देर बाद नायला और अब्दुल कुद्दूस बंगले से निकलकर पिछली गली में चले आए। वो स्कूल गली के आखिरी मोड़ पर था। बंगले से करीबन 1 फरलांग का फासला था। स्कूल की इमारत से चंद गज के फासले पर वो पीली टैक्सी खड़ी थी। स्कूल के सामने 3-4 स्कूल की वैन्स भी खड़ी थी, लेकिन कोई ड्राइवर नजर नहीं आ रहा था। वो अपनी वैन खड़ी करके चले गए थे और अब छुट्टी के लगभग ही आए। स्कूल गेट के सामने स्टूल पर चौकीदार बैठा हुआ था। नायला ने टैक्सी के करीब पहुंचकर बड़े इत्मीनान से चाबी लगाकर स्टीयरिंग साइड का दरवाजा खोला और अंदर बैठते ही दूसरा दरवाजा लॉक करके नाप भी उठा दी। अब्दुल कुद्दूस जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। नायला ने इंजन स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद टैक्सी इनके बंगले के गेट में दाखिल हो रही थी। ये इनकी खुशकिस्मती थी कि गली इस वक्त वीरान थी और किसी ने टैक्सी को बंगले के गेट में दाखिल होते नहीं देखा था। नायला ने अंदर की तरफ टैक्सी इस तरह खड़ी की कि बाहर से नजर ना आ सके। दिन गुजर गया। रात का खाना खाने के बाद वो तीनों ड्राइंग रूम में बैठे चाय की चुस्कियां लेते हुए प्रोग्राम फाइनल करने लगे और बिल आखिर रात 11 बजे उन्होंने इन दोनों को कमरे से निकालकर टैक्सी की पीछे सीट पर डाल दिया। नायला ने स्टीयरिंग संभाल लिया और अब्दुल कुद्दूस इसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। सुल्ताना ने गेट खोल दिया और टैक्सी तेजी से बाहर निकल गई। मुख्तलिफ गलियों से निकलते ही वो बुल असफहानी रोड पर आ गए। इस सड़क के एक तरफ तो वसी और इस बंगले थे, 3-4 बंगलों में स्कूल थे और सड़क की दूसरी तरफ सुई गैस दफ्तर था। दफ्तर खासा अंदर की तरफ था और वसी इलाका
झाड़ियों में हटा हुआ था। इस सड़क पर दिन में भी ट्रैफिक कम ही रहता था और इस वक्त तो सन्नाटा तारी था। नाला ने टैक्सी सड़क के किनारे झाड़ियों के करीब रोक दी। वो दोनों नीचे उतर आए। नाला ने साइलेंसर वाला पिस्तौल निकाला। जावेद और अहमद की आंखें खौफ से फैल गई। नाला को इन पर जरा भी तरस न आए। इसने एक के बाद देखिए 2 मरतबा ट्राइगर दबा दिया। दोनों की पेशानियों में सुराख हो गए और खून की धारें बह निकली। दफातन सड़क की दूसरी तरफ बंगलों वाली गली से किसी गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनी नजर आई। नाला एक झटके से सीधी हो गई। इसी वक्त गाड़ी गली से निकलकर सड़क पर आ गई। नाला और अब्दुल कुद्दूस तेज रोशनी में नहा गए। नाला को सीने में सांस रुकता महसूस होने लगा। वो पुलिस की गश्ती मोबाइल थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, नाला दुरानी की ये कहानी अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।